हाँ, मेरे को मेरी आवाज आ रही है। स्टार्ट करूँ? ओके। आज जो हम टॉपिक करेंगे ये है इस्लाम एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है। सामान्य में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इस लिहाज से कि जो उसमें से क्वेश्चन अभी आता है और जो थोड़े से लोगों को हैंडल करने मुश्किल होते हैं वो यही टॉपिक हैं जो मैं पहले आपको सारे कवर करवा रही हूँ। या इस्लाम एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड अगर आप देखें तो इसमें से सवाल आ जाता है अक्सर और लोगों को समझ नहीं आती कि इसको करना कैसे है। तो पहले तो चैलेंजेस देख लेते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में इस्लाम और उम्मा को कौन से चैलेंजेस का सामना है। तो मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इन दोनों की फोर्सेस की वजह से बहुत सारे मल्टीपल चैलेंजेस क्रिएट हुए हैं उम्मा के लिए और इस्लाम के लिए, जिसमें पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, कल्चरल है, सोशल है और टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हैं। ठीक है। तो वन बाय वन हम ये सारे इश्यूज देखते हैं, फिर हम इनका वे फॉरवर्ड देखते हैं। पॉलिटिकल चैलेंज देखें तो सबसे पहले कि इस्लाम का निज़ाम हुकूमत। कल हमने पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा था, उसमें भी हमने ये चीज देखी थी कि हमें आउटलाइन मिलती है, हमें कंप्लीट सिस्टम नहीं मिलता। ठीक है। हमें कुछ प्रिंसिपल्स मिलते हैं, उनके अंदर रहते हुए हमने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को टाइम के हिसाब से शेप देना होगा। ठीक है। ये क्योंकि इस्लाम की खूबसूरती ये है कि एक फ्लेक्सिबल रिलीजन है। तो अब ये कि भाई इस्लाम और जमहूरियत का क्या ताल्लुक है। ठीक है। बहुत सारे लोग तो इवन वेस्टर्न तो ये कहते हैं कि इस्लाम एंटी डेमोक्रेटिक है। क्या इस्लाम वाकई एंटी डेमोक्रेटिक है? क्या इस्लाम में जो खिलाफत का तस्वुर है वो पैन इस्लामिक होगी, यानी एक ही इस्लामी खिलाफत होनी चाहिए पूरी दुनिया में? या आजकल की दुनिया जो नेशन स्टेट में बटी हुई है उसी तरह से इस्लाम का सिस्टम होगा? फिर इस्लामिक कंट्रीज के अंदर आपको कहीं मनार्की मिलती है, कहीं डेमोक्रेसी मिलती है। ठीक है। लेकिन अथॉरिटेरियन रिजीम्स ज्यादा मिलते हैं आपको। तो ये चीजें ये सवाल उठाती हैं कि क्या इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम वाकई डेमोक्रेटिक है? फिर क्योंकि कंफ्यूजन है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि हमने इस्लाम को टाइम और स्पेस में इंटरप्रेट करना छोड़ दिया है, हमने इत्तेहाद को छोड़ दिया है, हमने इंटरप्रिटेशन नहीं की ना। जब इंटरप्रिटेशन नहीं करते तो फिर क्या रह जाती है? कंफ्यूजन रह जाती है। उसकी वजह से क्या होते हैं फिर? कन्फ्लिक्ट जो कि हो रहे हैं। जिस तरह से अफगानिस्तान में उन्होंने अब एक अपनी स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट जो उन्होंने बनाया है वो उसको खिलाफत कह रहे हैं। ठीक है। ठीक है। दुनिया उनको मान नहीं रही है, उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन का उनको मसला है, फिर उसके साथ साथ वो जिस किस्म की पाबंदियां लगा रहे हैं, ये सारे इश्यूज जो हैं ये क्यों है? क्योंकि हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। इंटरप्रेट कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। और वो कैसे होगा? वो इज्तिहाद के जरिए होगा और दूसरी चीज इजमा के जरिए होगा। फिर मुस्लिम माइनॉरिटीज के राइट मॉडर्न वर्ल्ड में क्या होंगे? क्या वो इक्वल सिटीजन हैं या नहीं? अभी तक तो लोग इस बात पे भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि पहले जिजिया लिया जाता था ना। जिजिया क्या अब आजकल के दौर में क्या जगह होगी? क्या वो जिम्मी आज भी इनको जिम्मी कंसिडर किया जाएगा, सेकंड क्लास सिटीजन? जिम्मी का मतलब ये तो नहीं था, लेकिन इंटरप्रिटेशन लोगों ने जो निकाली लिया, जो फनेटिक्स होते हैं खासतौर पे। फिर मुस्लिम माइनॉरिटीज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर
जो राइट्स हैं वो भी एक पॉलिटिकल इश्यूज है ना। लेकिन जब हम उनके राइट्स प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं तो हम अपने कैसे डिमांड करें। फिर पैन इस्लामिज्म एंड नेशन स्टेट, ये मैंने बताया कि पहले तो इस्लाम की एक ही मतलब खिलाफत थी, उमैया रही, वो अब्बासियों की रही। तो इस्लाम में मतलब एक ग्लोबल तस्वुर है। तो आजकल की दुनिया तो नेशन स्टेट सिस्टम में बटी हुई है। तो उसके साथ आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे रिकंसाइल करेंगे। फिर मुसलमानों को पॉलिटिकल चैलेंज ये भी है कि मुस्लिम कंट्रीज में फॉरेन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, मेरा माउस भूल गया। फॉरेन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है मोनार्की और करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम में। इकोनॉमिक चैलेंजेस देखिए हमें क्या है। अगेन इस्लाम फॉर मार्शी निजाम, हम उसके फीचर्स और आउटलाइन तो सारा कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग पे भी इत्तेफाक नहीं है। ठीक है। फिर अगर हम दुनिया में नाफिज करना चाहते हैं तो मार्केट डायनामिक्स के साथ उसको कैसे कंपैटिबल बनाएंगे आप। ठीक है। फिर सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है कि ये एक इंटरेस्ट फ्री सिस्टम है। ठीक है, रिबा से पाक। तो आप इस रिबा से पाक निजाम को सरमायादाराना निजाम इंटरेस्ट बेस्ड कैपिटल सिस्टम के साथ के खिलाफ कैसे लेकर आएंगे। आप कैसे साबित करेंगे कि आपका निजाम बेहतर है। देखें, बेशक कुरान की दलील सबसे बड़ी दलील है, बेशक दलील जो है हमें देने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता ये है कि हमने जब इस ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर इंटीग्रेट करना है, जब हमने एक स्टैब्लिश सिस्टम के खिलाफ एक सिस्टम लेकर आना है, तो हमारे पास कोई लाए अमल तो होना चाहिए ना। हाउ बैंकिंग कैसी होगी, इंश्योरेंस सिस्टम, प्रूफ बॉन्ड, इन सब के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। आपने पेपर में ये नहीं लिखना कि इनको कैसे करना है हमने। ठीक है, हम वे फॉरवर्ड देंगे, लेकिन हम वे फॉरवर्ड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देंगे। ये जो इसकी बारीकियां हैं, ये किसका काम है, ये ज्यूरिस्ट का काम है। फिर मुस्लिम इकोनॉमी का मसला एक और क्या है कि हम सारे क्या हैं, डिपेंडेंसी सिंड्रोम में जकड़े हुए हैं, डेट साइकिल में जकड़े हुए हैं। फिर सारे वसाइल होने के बावजूद पेट्रो डॉलर नेक्सस है कि पेट्रोल मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट को डॉलर में खरीदा जाता है ना, डॉलर की इसीलिए दुनिया में हेजेमनी है। मुस्लिम दुनिया की करेंसी तो कहीं पे चलती ही नहीं है। डॉलर ओवरऑल चलता है, वैसे यूरो भी चल जाता है कहीं। अब चाइनीज येन जो है वो चल रहा है। तो पाकिस्तान कह रही हूँ, इस्लामी दुनिया की कौन सी करेंसी है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। फिर इकोनॉमिकली आप बैकवर्ड हैं, आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं है, जबकि सारे वसाइल हैं, सारे ट्रेड रूट्स आपके पास हैं। ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपकी नहीं, मुस्लिम दुनिया ही सारा तेल प्रोड्यूस करता है। और नेक्सस आपने इसका डॉलर के साथ किया। डॉलर की हैगी मनी को क्यों नहीं चैलेंज करते। ठीक है, जितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं सब अल्लाह ताला ने मुस्लिम कंट्रीज को दी हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन सारी आपके पास हैं। देखें ना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन कौन सी है, बाबुल मंदूब है, इधर ये ईरान और ओमान वाली, इसका क्या नाम था, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है। मलाक्का तो खैर ये वाली नहीं है, उसका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा अभी। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और बाबुल मंदूब है। ट्रेड क्या होती है, नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है जहां से आपका फिर जो ट्रेड रूट है ना वो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है।
तो जितने इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स है ना जहां से मतलब ट्रेड को रोका जा सकता है, ठीक है, या क्रूशियल है ट्रेड के लिए, वो कितने मुस्लिम कंट्रीज के पास। पेट्रोलियम, गैस, ये सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास क्या है, टोपे में करप्ट हैं भैया आप लोग। स्किल डेवलपमेंट नहीं है, इकोनॉमीज डेवलप नहीं है, सारी कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं है जो टेक बेस्ड हो आपकी। आप दुनिया से सिर्फ खरीद रहे हैं, कुछ बेच नहीं रहे हैं आप। दुनिया को क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। ये हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं। सोशल चैलेंजेस क्या हैं, इस्लामोफोबिया है, और उसकी बेस पे फिर डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है। इंटीग्रेशन और आइडेंटिटी क्लैश, मतलब ये दुनिया क्या बन गई है, ग्लोबल सोसाइटी बन गई है, ठीक है। इस ग्लोबल सोसाइटी के अंदर अब बैरियर्स नहीं रहे हैं, इवन वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों या फिर वो डायरेक्ट इमिग्रेशन की वजह से हों, ठीक है। तो दुनिया एक सोसाइटी है, हर जगह पे आपको हर रंग नस्ल के लोग मिलते हैं। अब ऐसे में मुस्लिम आइडेंटिटी को आपने कैसे प्रिजर्व भी करना है, लेकिन उसको क्लैश से भी बचाना है। क्लैशिंग, क्योंकि देखें इस्लाम जो है वो रिलीजन इसलिए नहीं है कि वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के लिए है, ये तो अमन का दीन है। तो ये जो आइडेंटिटी क्लैश है आपका सबसे बड़ा, कि भाई आप एक अपनी मुस्लिम शनाख्त को कैसे बनाए रखें, ठीक है, और साथ में आप जो एक ग्लोबल आपकी आइडेंटिटी बनती जा रही है, जिसको आप मॉडर्न आइडेंटिटी कहते हैं, वेस्टर्न आइडेंटिटी कहते हैं, या उसके साथ इसको कैसे कंपैटिबल करें। वजह ये है कि ये नहीं है कि कोई मसला है, बात ये है कि इस्लाम एक प्रोग्रेसिव रिलीजन है। चैलेंजेस होते कैसे हैं यहाँ पर्टिकुलरली, आगे ये जो यूथ को इश्यूज होते हैं ये मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इसको हम देखते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म एंड डाइवर्सिटी। अच्छा, ये इंट्रा मुस्लिम विद इन अ कंट्री, विद इन अ मुस्लिम कंट्री, इस चैलेंज को आप कैसे नेविगेट करेंगे। यानी जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पर आप पंजाबी भी हैं, यहाँ पर आप सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, लेकिन हम क्या हैं, हम सब मुस्लिम्स हैं। तो ये जो मल्टी कल्चरल आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, आजकल के दौर में इनके साथ आप अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी के, मुस्लिम नेशनलिज्म को कैसे हाईलाइट करेंगे। फिर जेंडर इक्वालिटी, वुमेन राइट के इश्यूज, ठीक है। सबसे ज्यादा जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए आप देखें, अगर रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें टॉप पे जो है वो आपको मुस्लिम कंट्रीज मिलती है। जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटीज के लिए आपको टॉप पे मुस्लिम कंट्रीज मिलती है, ठीक है। ईरान के अंदर इंसिडेंस होता है, ठीक है, पर्दा, वो जो क्या नाम था उस लड़की का, पर्दा ना करने पे। अफगानिस्तान में वो बैन कर रहे हैं कि जी लड़कियों ने पढ़ना नहीं है। तो आप इस्लाम का एक क्या इमेज दे रहे हैं दुनिया को, और फिर आप अपनी सोसाइटीज को भी बैकवर्ड बना रहे हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड बना रहे हैं, पॉलिटिकली बैकवर्ड बना रहे हैं, इंटेलेक्चुअली बैकवर्ड बना रहे हैं, और सोशली उनको इनकम्पैटिबल बना रहे हैं। यूथ के क्या इश्यूज हैं, यूथ के चैलेंज इज नेविगेटिंग देयर फेथ, कल्चर एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस सच एज आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन, पीयर प्रेशर, बैलेंसिंग द ट्रेडिशनल वैल्यू विद द मॉडर्न इन्फ्लुएंस कैन बी द सिग्निफिकेंट कंसर्न। एक मुस्लिम यूथ को, यंग जो लोग हैं खास तौर पे, उनको एक बहुत मुश्किल का सामना है, क्योंकि देखें आपकी जो सोशल, वैसे हमने सोशल सिस्टम पढ़ा था तब मैंने कि जो आपकी जो वैल्यूज थी ना, वैल्यूज, ये आपकी आइडेंटिटी थी, ये वैल्यूज भी अब आपका जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी ऐसी यलगार है कि जिसकी वजह से वो इरोड होती जा रही है। हमें हमारी मर्जी करने दी जाए, हमें फ्रीडम दी जाए, ठीक है। इस्लाम तो फ्रीडम को, आपकी फ्रीडम को और दूसरे के राइट को बैलेंस करता है। ये ऐसी अंधाधुंध फ्रीडम के पीछे औलाद पागल है कि वालदैन का क्या हक है, ठीक है, हम अपनी मर्जी करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी अपनी फैमिली वैल्यूज इरोड हो रही हैं। फिर मटीरियलिज्म का एक ऐसा ट्रेंड बन गया है ना,
ठीक है, फूड अच्छा होना चाहिए, म्यूजिक ये वाला होना चाहिए, ठीक है, पिक्चर्स ऐसी डालनी है इंस्टाग्राम पे, चेक इन इधर होना चाहिए, मतलब एक पूरा कल्चर कल्चर है, ठीक है, जिसके पीछे यूथ आपकी पागल हो रही है। ऐसे में जिनकी अपनी फैमिली की तरफ से कुछ वैल्यूज होती हैं, इनकलकेट करने की कोशिश की जाती हैं, वो भी एक कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। बार दफा वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम ठीक हैं या ये जो बाकी दुनिया है ये ठीक है। फिर सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज कैसे होगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। जैसे तो खैर इतने एक मुस्लिम रहे हैं फनेटिक बीच बीच में, कि जब लाउड स्पीकर आया था तो तब भी कहा जाता था कि लाउड स्पीकर का भी इवन इस्तेमाल ठीक नहीं है। अब तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या कहते हैं टेक फ्रेंडली कुछ होना शुरू हो गए हैं, बट स्टिल जिस बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं अब ये नहीं कहती कि वो ठीक है या गलत है, जैसे फर्टिलाइजेशन के टेक्नोलॉजी की वजह से नए तरीके आ रहे हैं। अब क्या ये ठीक हो, क्या हम इनको अपना सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर क्लियर कट ऐसे हाँ या ना कर देने वाली बात नहीं है। ये वो इश्यूज हैं जिनके लिए आपको जूरिस्ट की लीगल ओपिनियन चाहिए। और ये कैसे होगी? जाहिर है, अगेन बार बार वर्ड में यूज करें, इत्तेहाद, इत्तेहाद, इत्तेहाद इज ओनली टूल टू इंटरप्रेट इस्लाम इन द टाइम एंड स्पेस। फिर मैं इसी वजह से जो है क्या है, सोशली मेंटल हेल्थ और स्टिग्मेटाइजेशन, मेंटल हेल्थ की रीजन बहुत सारी हैं। एक तो खैर वो इस्लामोफोबिया भी है, उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन भी है। फिर ये जो आपका ईस्टर्न वैल्यूज या मुस्लिम वैल्यूज आप कह लें वर्सेस वेस्टर्न वैल्यूज जो हैं, उसकी वजह से आपको समझ नहीं आती आपने अपनाना क्या है। तो इन सारी रीजंस की वजह से मिलके क्या हो रहा है, लोगों की सोशल हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है। सोसाइटी के अंदर लोगों को क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। लोग इवन क्या होते जा रहे हैं, सेक्युलर होते जा रहे हैं, एथिस्ट होते जा रहे हैं। रिलीजन को प्राइवेट मैटर समझना लोगों ने शुरू कर दिया। जबकि ऐसा है नहीं, इस्लामिक सोसाइटी में ऐसा कहीं भी नहीं होता। टेस्ट ट्यूब बेबीज, होमोसेक्सुअलिटीज, एलजीबीटी और उनकी सर्जरीज के बारे में, ठीक है। फिर ये तो टेक्नोलॉजी की वजह से जो चीजें हो रही हैं, और ये फिर जो टेक्नोलॉजी की यूज करते हुए आप आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, आप डिफेम करते हैं, आप उसको यूज करते हुए इस्लामोफोबिया को फैलाते हैं, आप मुसलमानों को टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, इस वजह से भी कि खुद किसी भी मुस्लिम कंट्री में इतनी हाई टेक इंडस्ट्री नहीं है, ये लैक करते हैं इसमें। तो उस वजह से वो काउंटर नैरेटिव भी नहीं दे पा रहे हैं, काउंटर नैरेटिव। फिर टेक्नोलॉजिकल इश्यूज में एक चीज आगे और भी आती है, डिजिटल करेंसी है। आप पहले डॉलर की हेजिमनी को ही नहीं खत्म कर पा रहे, आप डिजिटल करेंसी और इसके इशू को कैसे डील करेंगे? इस्लामोफोबिया अगर आप देखें इस पे, क्योंकि अलग से सवाल भी आ जाता है। देखिए ये जो मैंने आपको क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको डायसेक्शन बताई ना, ये जनरल थी, ठीक है। चैलेंजेस आ जाते हैं तो आपने हमेशा इसको यूं डिवाइड करके लिखना है, ठीक है। और फिर आपने इसका वे फॉरवर्ड देना है। वे फॉरवर्ड मैंने एक ही एंड पे दिया हुआ है। क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरे ख्याल में नेट डिस्टॉर्ट हो रहा है। सर जी किधर गया? इस्लामोफोबिया, मैं कह रही थी कि ये इस तरह से आपने इसको डायसेक्ट करना है, और फिर जो एंड पे आपके पास वे फॉरवर्ड है ना, वो आपने लिखना है। इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया की वजह क्या है? ठीक है, फोबिया अगेंस्ट इस्लाम, इस्लाम के खिलाफ एक नाम नेहाद खौफ, नाम नेहाद, फिर उस खौफ की वजह से नफरत
तो खौफ की वजह से अग्रेशन, तो खौफ की वजह से डिस्क्रिमिनेशन। इवेंट्स कौन से हैं जिन्होंने इस्लामोफोबिया को शेप किया? पहला, सलेबी जंगें, क्योंकि देखें आप, मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी का जो पहला मिलाप था वो ये सलेबी जंगें थी, ठीक है। वो उनका और मुसलमानों का पहला कन्फ्लिक्ट किस चीज के ऊपर था? यरूशलेम के ऊपर था, मुकद्दस इलाकों के ऊपर था, ठीक है। तो वहां से क्या हुआ, जो हेटर्ड थी, जो एनिमोसिटी थी, वो इनकी शुरू हो जाती। देखिए कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, तो पहला तासुर जो था वो ये था। देखिए अब ईसाइयत है तो पहले से ना, बेशक वो समझते नहीं है इस बात को कि इस्लाम तो इसी को मुकम्मल करने आया है। तो उन्होंने क्या समझा इसको, उन्होंने समझा कि ये जो हमारी हेगेमनी थी, हमारे मजहब की, हमारी रियासत की, हमारी दुनिया में, उसको इस्लाम क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, ठीक है। फिर मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट, मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट ये पैन इस्लामिक मूवमेंट थी जो कि इजिप्ट से शुरू हुई थी, कि हमने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना है, ठीक है, और इसके लिए हम कुछ भी करेंगे, तलवार उठाएंगे, जो भी करेंगे, और पूरी दुनिया में हमने इस्लामी हुकूमत को क्याम करना है, ठीक है, पैन इस्लामिक। फिर ये आप क्रूसेड पहले हो गया, फिर मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट हो गई, फिर कश्मीर इशू हो गया, ठीक है, और फ्रेमिंग द टेररिज्म। कश्मीर इशू की वजह से कैसे इस्लामोफोबिया क्रिएट हुआ है, कि भाई कश्मीर इशू की वजह से इंडिया का रोल रहा है। इंडिया ने हमेशा जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं कश्मीरी, ठीक है, उनको टेररिस्ट डिजिग्नेट किया है। जो ये जो फ्रीडम फाइटर हैं, इनको टेररिस्ट डिजिग्नेट किया है, और ये बताया है कि जी ये लोग कौन है, ये लोग वायलेंट हैं, ठीक है, जाहिल हैं, वहशी हैं, जिस किस्म के उनके कहलाते हैं। फिर अफगान वॉर की वजह से, अब अफगान वॉर प्योरली जो है ये दो ग्रेट पावर्स के दरमियान में पहला क्लैश हुआ, जितनी अफगान वॉर है उसमें सारी देख लेते हैं। पहला जो हुआ, ये यूएसएसआर की जो इंटरवेंशन थी, इस यूएसएसआर की इंटरवेंशन के दौरान इस्लाम के नैरेटिव को यूज करते हुए वेस्ट ने जिहादिस्ट मूवमेंट शुरू कराई, ठीक है। उस टाइम पे सारी स्पॉन्सरशिप किसकी थी? वेस्ट की थी, ठीक है। मकसद क्या था? यूएसएसआर को निकालना अफगानिस्तान से। तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म को जो, की जो चेन बनी है ना, को जो प्रमोट किया है ना, ठीक है, वो खुद किसने किया है? यूएसए ने किया। यही लोग जब 9/11 होता है तो फिर यूएस जो है इन्हीं को कहता है कि ये क्या है, ये टेररिस्ट हैं, और उसके खिलाफ फिर उसने जो है वो अफगानिस्तान में जंग शुरू कर दी, अफगान वॉर शुरू कर दी। और नाम किसका खिलाफ हुआ? इस्लाम का, क्योंकि इस्लाम का कार्ड यूज हुआ हमेशा। ठीक है, ये इवेंट्स थे जिन्होंने शेप किया, और ये आइडियाज हैं जिन्होंने शेप किया इस्लामोफोबिया को, ठीक है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, अच्छा ये इसको सैमुअल पी हंटिंगटन के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट स्कॉलर है, लेकिन ये आइडिया सबसे पहले प्रोपेगेट बर्नार्ड लेविस ने किया था, ठीक है। उनके इस किस्म के थॉट और मुसलमानों में ये जो पैन इस्लामिक आइडियोलॉजी कि हमने पूरी दुनिया में बाकी कुफर को खत्म करके इस्लाम को ताकत के जोर से फैलाना है, ये जो दो आइडियोलॉजीज हैं, इन्होंने इस्लामोफोबिया को शेप करने में बहुत रोल प्ले किया। फिर इस्लाम का पॉलिटिकल यूज जो है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, यानी ईरान और सऊदी अरेबिया की जो राइवलरी है, उसमें इन दोनों की राइवलरी है, तो कहा जाए तो मुस्लिम दुनिया को लीड करने की, ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर कौन होगा, ये पुट, अगर आप इसको देखें ना तो ये पर्टिकुलरली पॉलिटिकल किस्म की राइवलरी है, ठीक है। ये किसके लिए? ये अथॉरिटी के लिए,
लेकिन इसमें यहाँ पर यूज किस किया जाता है, रिलीजन कार्ड को यूज किया गया। ठीक है, इस रिलीजन कार्ड को यूज करने की वजह से खास तौर पर इवन पाकिस्तान के अंदर और वो पूरी दुनिया में ईरान ने हर जगह पर जो है अपने सेक्ट के जितने मदरसा सिस्टम थे उनको फंड करना शुरू किया, और सऊदी अरेबिया ने दूसरे को। और इवन मुस्लिम सोसाइटीज के अंदर जो ये खाना जंगी है, जो सिविल वॉर है, वो शुरू हुई, जिसकी वजह से इस्लाम का नाम और खराब हुआ। फिर मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन की वजह भी है इस्लामोफोबिया, कि लोग समझते हैं कि इस्लाम जो है वो क्या है, एक रिग्रेसिव रिलीजन है, ये लोग बहुत फंडामेंटलिस्ट होते हैं, ये फनेटिक होते हैं, ये मॉडर्निज्म के जो फोर्सेस हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इस्लामोफोबिया की एक और वजह, अच्छा ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनको आप गौर से देखें। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये आपके सिर्फ इसी में काम आए इस्लामियात के पेपर में, ये करंट अफेयर में सवाल आ सकता है, पाकिस्तान अफेयर में वो पूछ सकता है आपके पास, ऐसे में ये आपके पास सवाल आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी आर्ग्यूमेंटेशन है जो आप देंगे वहां पर। फिर उसके बाद बगदाद का फॉल, यानी आपका पॉलिटिकल डाउनफॉल हुआ। जब पॉलिटिकल डाउनफॉल हुआ, पर्टिकुलरली इत्तेहाद, जो बार बार मैं कहती हूँ, ये पॉलिटिकल डाउनफॉल से खत्म हुआ है। और फिर उसके बाद हमने इन चीजों के बारे में तो सोचना छोड़ ही दिया ना, कि इस्लाम को हम मॉडर्नाइज कैसे करेंगे, इस्लाम को हम मॉडर्न एरिया में इंटरप्रेट कैसे करेंगे। इसकी वजह से, पॉलिटिकल डाउनफॉल की वजह से एक मूवमेंट शुरू हुई, खास तौर पे जिसको सूफिस्ट डॉक्ट्राइन कहते हैं। इन लोगों ने सिर्फ मॉरल टीचिंग्स की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। इसका इस्लाम को बहुत नुकसान इसलिए हुआ कि ये वो लोग थे जो इस्लाम में फुकहा का काम कर सकते थे, ये वो लोग थे जो जुरिस्ट का काम कर सकते थे, ये वो लोग थे जो इज्तिहाद कर सकते थे, ये वो लोग थे जो लोगों को पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम के हवाले से गाइड कर सकते थे। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल डाउनफॉल के बाद ये ट्रेंड जो है वो आम हो गया, सूफिस्ट ट्रेंड जो है। ठीक है, फिर मॉडर्निज्म की एक अचानक से जो यलगार हुई है और मुस्लिम का एक रिएक्शनरी एटीट्यूड है, उसकी वजह से भी इस्लामोफोबिया डेवलप होता है। एंटी वेस्ट स्टांस जो है वो भी इस्लामोफोबिया को डेवलप करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन फिर अगेन बात यही है कि ये एंटी वेस्ट स्टांस इस वजह से है कि वेस्ट इंटरफेयर करता है मुस्लिम वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में वेस्ट की इंटरफेरेंस है, और उसकी वजह से एंटी वेस्टर्न स्टांस है मुस्लिम सोसाइटीज के अंदर, उनके खिलाफ एक हेटर्ड है। और वो इस हेटर्ड को यूज करते हुए कहते हैं कि जो जितने मुसलमान है वो सारे होते ही है। की वजह से होता क्या है, ह्यूमन राइट वायलेशंस होती हैं। कैसे वायलेशंस होती हैं, इलीगल डिटेंशन कर ली जाती है, इवन यूएस जैसे कंट्रीज में सिटीजन राइट को वायलेट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन की जाती है आपके साथ किसी जॉब को देते हुए, कहीं पर सिक्योरिटी चेकिंग में, कहीं पर आपको एडमिशन देते हुए। एथनिक क्लींजिंग हो रही है मुसलमानों की, रोहिंग्या के अंदर जो हुआ, ये एग्जांपल आप लिखेंगे। ब्लास्फेमस इवेंट होते हैं, ठीक है, वहीं कुरान पाक को जला दिया जाता है, कहीं पर जो है कार्टून शाया किए जाते हैं। की वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्रिएट हो रही हैं और मुसलमानों को इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज किया जा रहा है। एग्जाम्पल कुछ मैंने इसे लिख दी हैं। क्रिस चर्च मॉस्क शूटिंग हुई, सिटी मॉस्क शूटिंग कनाडा के अंदर हुई, बुर्का एंड निकाब बैन यूरोप के अंदर। ठीक है, ये सारी मैनिफेस्टेशन है इस्लामोफोबिया। एफर्ट डन बाय द मुस्लिम वर्ल्ड टू रिवाइव द ट्रू इमेज ऑफ इस्लाम, ये कुछ मैसेजेस थे जो कि मुस्लिम स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ टाइम में दिए हैं। ये मुझे याद कराना है, ये मैं आपको कल की क्लास में थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल बता दूंगी। हैं सारे ही अमन मैसेजेस ही, ठीक है, कि जिसपे डिफरेंट मुस्लिम स्कॉलर्स के साइन के साथ इनको पब्लिश किया गया था। ठीक है, ये तो अल बगदादी जो था, ये भी पैन इस्लामिज्म का हामी था, तो उसको ओपन लेटर लिखे थे मुस्लिम स्कॉलर्स ने कि ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। फिर मुस्लिम स्कॉलर्स की जॉइंट कंडेम्पशन थी एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ जहाद के खिलाफ। ठीक है, टेररिज्म के अगेंस्ट फतवा दिया गया था 2005 में। ठीक है, मराकेश डेक्लेरेशन, ये मराकेश के अंदर कोई एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें अगेन एक्सट्रीमिज्म को कंडेम किया गया था। और फिर 2015 में फिर अल बगदादी को लेटर लिखे थे 126 मुस्लिम लीडर्स ने। फिर आपके पास आता है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, इंतहा पसंदी।
एक मिनट, ये बाद में बताती हूँ। जिहादिस्ट आइडियोलॉजी है, ठीक है, ये इंतहा पसंदी की वजह है। इंटॉलरेंस है, ठीक है। सेक्टेरियनिज्म है, ऑपोजिट ऑपोजिशन टू मॉडर्निटी और टेक यूज की वजह से है। रिलीजियस टेक्स्ट को मिस इंटरप्रेट किया जाता है। रेडिकलाइजेशन हो रही है मदरसा सिस्टम की वजह से, ठीक है। फिर सिविलियन के ऊपर अटैक्स होते हैं, ग्लोबल जहाद और रिजेक्शन ऑफ प्लूरलिज्म। ये क्या है? ये मैनिफेस्टेशन है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म की वजह, ये एक्सट्रीमिज्म की इसमें से कुछ वजूहात भी हैं और इन्हीं की वजह से ये एक एक्सट्रीमिज्म की अगेन मैनिफेस्टेशन भी है। जिहाद की आइडियोलॉजी को मिस इंटरप्रेट किया जाता है, सेक्टेरियन इंटॉलरेंस होता है, मॉडर्निटी को अपोज किया जाता है, रिलीजियस टेक्स्ट को मिस इंटरप्रेट किया जाता है, रेडिकलाइजेशन व्यूज की जाती है, सिविलियन को अटैक किया जाता है, ग्लोबल जहाज की कॉल दी जाती है और प्लूरलिज्म को रिजेक्ट किया जाता है। एक सेकंड जी, मुझे एक चीज देखने दीजिए। अच्छा, एक्सट्रीमिज्म क्यों होती है? एक स्टडी ये कहती है कि एक्सट्रीमिज्म पॉवर्टी की वजह से होती है। जो गरीब लोग होते हैं ना, वो इंतहा पसंद हो जाती है। वो बाबा फरीद का क्या शेर है? पंज रुकन इस्लाम दे, छिवा फरीदा भुख। हम्म। तो जो छठी पूरी ना हो तो पंजे जांदे मुख, ठीक है। दूसरा पार्ट में एग्जैक्टली आती है। तो पावर्टी, ये एक थीसिस है पूरा, ठीक है, एक बंदे का, कि पावर्टी जो है वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाती है लोगों को। फिर पॉलिटिकल डिक्लाइन की वजह से एक आपका रिएक्शनरी एटीट्यूड है, क्योंकि आपने हमेशा हुकूमत की हो और फिर आपका डिक्लाइन हो जाए तो जाहिर है उसका एक रिजल्ट तो आता है। फिर इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन है। इस्लाम का पॉलिटिकल यूज, ये पहले मैंने बताया, जैसे कि ईरान इराक वॉर में हुआ, जैसा कि अफगान जहाद में हुआ, ठीक है। ये जो इस्लाम का पॉलिटिकल यूज है, ये एक्सट्रीमिज्म की वजह है। इस्लाम का पॉलिटिकल यूज ऐसे भी होता है कि देखें, इवन मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल देती हूँ, कि वोट बैंक को तोड़ने के लिए ना, हमेशा किसी भी पार्टी के वोट बैंक को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है? किसी भी रिलीजियस पार्टी को हमारी एस्टेब्लिशमेंट खैर से सामने ले आती है, ठीक है। ये लोग जब आपकी पावर में आ जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं? ये पूरी पॉलिटिकल मशीनरी को तोड़ फोड़ के रख देते हैं। एग्जाम्पल तहरीके लब्बैक के पाकिस्तान वो दे रही हूँ जो आप सबके सामने है। इसने अचानक से इतना वोट कैसे हासिल कर? इनको पावर कॉरिडोर के अंदर वेलकम किया जाता, सिर्फ इस वजह से ताकि दूसरी पार्टी के वोट बैंक को तोड़ा जा सके, ठीक है। अब किसके कहाँ तोड़ा गया, ये एक पॉलिटिकल डिबेट है, इसको मैं रहने देती हूँ। लेकिन ऐसे हमेशा से होता है, ठीक है। जिया ने क्या किया? जिया ने इस्लाम का यूज किया, ठीक है। इसी तरह से तहरीके नफाज शरीयत, ये जो है शुरू हुई थी मेरे ख्याल में भुट्टो के खिलाफ, जब एक मूवमेंट शुरू हुई थी, ठीक है। तो हमेशा इस्लाम के कार्ड को पॉलिटिकल मकासद के लिए जब यूज किया जाता है ना, तो फिर उसकी वजह से जितने फनेटिक्स होते हैं ना, जितने एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उनको मौका मिल जाता है कि वो हायर एक्लॉन्स ऑफ पावर के साथ एसोसिएट हो जाएं। जब वो वहां एसोसिएट हो जाते हैं, फिर वो वहां पर उनको प्रेशराइज भी करते हैं कि उनकी मर्जी के डिसीजन लिए जाएं। और फिर ये जो हमारा इस तरह का मदरसा सिस्टम है, उसको भी हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इवन ये फजलुर रहमान साहब के आप देख लें, उनके कितने ऐसे मदरसे चल रहे हैं। तो पॉलिटिकल, इनका मकसद क्या होता है? पॉलिटिकल होता है। स्टेटस को एंड इट्स रोल इन फैनिंग द फ्यूम्स, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। रिलीजन इज अ टूल टू फुलफिल पर्सनल मोटिव्स होता है। ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ द लीडर एंड द रोल ऑफ क्लर्जी, कि क्लर्जी भी अपना रोल प्ले नहीं करती है। तो यहाँ पर जो इवन मुल्ला हैं, उनको भी अपनी शख्सियत परस्ती की आदत हो जाती है। वो भी जब मिंबर आपका इस्तेमाल होने लगे नफरत के बीज बोने के लिए, तो फिर आप
कैसे इंतहा पसंदी को रोके, काउंटर कैसे करना है ये। अब ये जो काउंटर करने के लिए लिखी है चीजें, ये ओवरऑल है। इस्लामोफोबिया हो जाए, ये मुस्लिम दुनिया के मसाइल हो जाए, ये इनको ओवरऑल काउंटर करने के लिए मैं इजहार करेंगे आप। ठीक है। रोल क्लर्की का रोल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हेट स्पीच को बैन करना है, पॉलिटिकल लीडरशिप आपको मॉडरेट चाहिए जो कि इस्लाम का पॉलिटिकल यूज ना करे। ठीक है। इस्लाम एज अ पीस ऑफ रिलीजन, इस एजेंस को रिवाइव करने की जरूरत है। सेमिनार करवाएं, कॉन्फ्रेंसेस करवाएं इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर, इस्लाम की प्रोग्रेसिव वैल्यूज को प्रमोट करें। इस्लामोफोबिया के खिलाफ काउंटर नैरेटिव बिल्डअप करें। इंट्रा मुस्लिम यूनिटी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपने क्रिएट करनी है। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करवाएं। ठीक है। पॉवर्टी खत्म हो, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस खत्म हो, ताकि आपकी रेडिकलाइजेशन खत्म हो। ठीक है। ओआईसी को रिवाइव करें। किसके पैटर्न पे? यूरोपीय यूनियन के पैटर्न के ऊपर। फॉरेन पॉलिसी को आप अपनी इंडिपेंडेंट बनाएं। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी, मुस्लिम कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ करें। ठीक है। और अपनी रिसोर्स बिल्डअप करें। पेट्रो डॉलर नेगोस को चैलेंज करें। ठीक है। फिर उसके बाद बुक, लिटरेचर, ऑनलाइन कंटेंट, ये सारी चीजें आप यूज करें अपने नैरेटिव को देने के लिए, बजाय इसके कि अगर कोई ब्लास्फेमस इवेंट होता है तो उसके खिलाफ आप जहाद की कॉल दे दें। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो करवाएं। कुछ रेफरेंसेस हैं, ये आप देख लीजिएगा, ये मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगी। ठीक है। ला इकराह फिद दीन, फिर ठीक है। whoever kill a soul unless for a soul or corruption in the land, it is as he had slain the mankind, जिसने एक इंसान को मतलब नाजायज कत्ल किया, पूरी इंसानियत को कत्ल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के लिए चीजों को आसान बनाओ, उनके लिए उनको मुश्किल ना बनाओ, और उनको खुश करो और उनको भगाओ नहीं। ठीक है। मजहब में शिद्दत पसंदी से बचो। तुमसे पहले लोगों में मजहब में शिद्दत पसंदी की वजह से तबाह हो गई और उसके बावजूद हम वही कर रहे हैं। ठीक है। और कोई ये ना कहे कि मैं यूनस बिन मता से बेहतर हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन होने के बावजूद जब ये कह रहे हैं कि कोई ये ना कहे कि मैं यूनस बिन मता से बेहतर हूँ, फिर और इसके लिए क्या रेफरेंस आपके पास रह जाएगा? ये कुछ लिटरेचर है एक्सट्रीमिज्म और इस्लामोफोबिया के अंदर, इस इन किताबों को आप कोट कर, इसमें से एक आध का आप जो है वो क्या कहते हैं, बुक रिव्यू पढ़ लें। ठीक है। निकाल के, मेरे पास एक पढ़ा भी होगा, मैं शेयर भी कर दूंगी। लेकिन अदरवाइज अगर आपको पता है ना ये किताब का नाम है और इस किताब में ये चीज डिस्कस की गई है, तो आप अपना सवाल लिखते हुए किताब का नाम कोट कर सकते हैं। ठीक है। वो ही रीजन, वो ही कॉजेज जो ऊपर बताई हैं लिखते हुए कहीं पर इनका नाम कोट कर दें कि जैसा कि इस शख्स ने भी अपनी इस बुक में इस तरह के कॉजेज बताए हैं, उसका वे फॉरवर्ड बताया है। उससे सिर्फ क्या होता है, वर्थ जो होती है ना आपके क्वेश्चन की, वो इंक्रीज होता है। तो क्या कहते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सब आता हो, बस आपने एक इल्यूजन ऑफ नॉलेज क्रिएट करना होता है एग्जामिनर के लिए। उसको लगना चाहिए कि आपने बहुत पढ़ा।